हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू स्टडी 26। और आज हम अपनी वीडियो अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इश्यूज एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन कर चुके हैं, सिलेबस कर चुके हैं, मेन पॉइंटर्स कर चुके हैं, और अभी हम उन सभी मेन पॉइंटर्स के जो है वो डिटेल के अंदर आंसर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थर्ड, जिसके अंदर हमें रूसी क्रांति के सामाजिक व राजनीतिक महत्व पर चर्चा करनी है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा क्वेश्चन है रूसी क्रांति के सामाजिक व राजनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिए। और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है, जो है 1917 की यानी कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति के क्या कारण थे। ठीक है बच्चा, तो इन दोनों के जो भी, अगर ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका एक ही आंसर होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि अरे ये तो अलग क्वेश्चन आ गया, इसका क्या आंसर होगा। तो इसको माइंड में रखना, इन दोनों का एक ही आंसर बनेगा। स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर को। प्रस्तावना। 1917 की रूसी क्रांति 20वीं शताब्दी के विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रही है। 1787 की फ्रांस की क्रांति में जहां स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का प्रचार कर यूरोपीय जीवन को प्रभावित किया, वहां रूसी क्रांति ने न केवल रूस और यूरोप को बल्कि पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव डाला। इस क्रांति में न केवल निरंकुश एकतंत्री स्वेच्छाचारी जारशाही शासन का अंत किया, बल्कि कुलीन जमींदारों, सामंती, पूंजीपतियों आदि की आर्थिक और सामाजिक सत्ता को समाप्त करते हुए विश्व में पहली बार मजदूरों और किसानों की सत्ता स्थापित की। मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद को मूर्त रूप रूसी क्रांति ने ही दिया। मूर्त रूप का मतलब होता है जीवांत रूप, यानी कि उसको जिंदा किया, या फिर एक मतलब कि स्ट्रक्चर बनाया उसका, किसका? मार्क्सवादी वैज्ञानिक विचारधारा का। ठीक है, इस क्रांति ने समाजवादी व्यवस्था को स्थापित किया। यह विचारधारा 1977 के बाद शक्तिशाली हो गई। 1950 तक लगभग आधा विश्व इसके अंतर्गत आ चुका था। देखिए बच्चों, जो समाजवादी व्यवस्था थी ना, इसका मतलब होता है साम्यवादी व्यवस्था। और आपको पता है कि रूस एक साम्यवादी देश था। जैसे कि आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा पॉल साइंस के अंदर, जब द्विध्रुवता का बोलबाला चला था, जब विश्व के अंदर द्विध्रुवता चली थी, तो एक तरफ किसका गुट था? अमेरिका का, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ का, यानी कि यूएसएसआर का, जो कि हमारा रूस है। तो अमेरिका के अंदर पूंजीवादी विचारधारा थी, जबकि रूस के अंदर साम्यवादी विचारधारा थी। ठीक है बच्चा, ये सब चीजें जो है ना, ये इसने प्रथम विश्व युद्ध को भी बढ़ावा दिया, द्वितीय विश्व युद्ध को भी बढ़ावा दिया। तो ये सब चीजें जो है वो विश्व स्तर पर होती है। रूसी क्रांति ने सिर्फ और सिर्फ रूस पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर प्रभाव डाला है। समझे? अब देखिए, इसमें बोला है जारशाही शासन। अब देखिए बच्चा, जारशाही का मतलब ये मत समझना कि कोई कुछ है। ये रूस के राजाओं को जार कहा जाता था। ठीक है, और स्वेच्छाचारी का मतलब होता है स्वयं की इच्छा से शासन चलाना। समझ, जैसे कि हमारे जो कंट्री है इंडिया, इसमें लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी। लेकिन जब राजतंत्र होता है, राजशाही होती है, तो उसमें केवल राजा के पास ही क्या होती है? पावर होती है सारी, और जनता उनके लिए उत्तरदायी नहीं होती, बोल नहीं सकती कुछ भी। राजा अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। और अभी आगे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि रूस के अंदर इतना ज्यादा जारशाही का शासन था, इतना ज्यादा क्रूर था वो, कि उसने हर चीज वंशानुगत की हुई थी। ठीक है, पैट्रियार्की और ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उस टाइम, कि मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, सामंत का बेटा सामंत बनेगा। मतलब योग्यता के अकॉर्डिंग जो है कुछ नहीं होता था वहां पर क्या होता था? वंशानुगत सब चीजें होती थी। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ, निरंकुश और स्वेच्छाचारी जार का शासन। देखिए बच्चे, क्या लिखना है आपको इस वाले पॉइंट के अंदर। रूस में लंबे समय से निरंकुश राजशाही का शासन था, जो राजस्व की देवीय सिद्धांत में विश्वास करते थे तथा मानते थे कि जार उनका एक ही पति है और किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय था, जिसके समय प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी, नागरिकों को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे
तथा बौद्धिक गतिविधियों पर कठोर नियंत्रण था। निरंकुश शासक उस समय मौजूद था। यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे तथा संवैधानिक राजतंत्र और गणतंत्र की स्थापना हो रही थी। ऐसी स्थिति में जार की निरंकुशता जनता के लिए असहनीय हो गए और वह जारशाही के विरुद्ध संगठित हो गए। ठीक है, अब आप देखिए इस वाले पॉइंट के अंदर वो सारी बातें मैंने लिख दी है कि किस तरीके से जो राजतंत्र है वो लोगों को प्रभावित कर रहा था। प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई थी और बौद्धिक गतिविधियों पे बहुत ज्यादा जो था कंट्रोल था। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को पता चलने लगा कि हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, ये निरंकुश शासन हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। असहनीय हो गई सब चीजें। देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा है, बहुत आसान लैंग्वेज में, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे वाले पॉइंट की तरफ, जो है अयोग्य व भ्रष्ट नौकरशाह। अब देखिए इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वंशानुगत जो है वो चीजें कर रखी थी किसने, जार ने अपने शासन में। रूस में जारों ने जो नौकरशाही की स्थापना की थी वह वंशानुगत थी। शासन के उच्च पदों पर कुलीन वर्ग को नियुक्त किया जाता था। देखिए बच्चा, कुलीन वर्ग का मतलब होता है जो ऊंची कास्ट की या फिर जो सामंत वर्ग थे उस समय। आपको तो पता ही कि कोई भी कंट्री हो थोड़ा बहुत भेदभाव सब में होता था। ठीक है, जैसे कि अफ्रीका के अंदर ब्लैक वाइट, यूरोप के अंदर ऊंची नीची, इंडिया के अंदर भी ऊंची कास्ट नीची कास्ट, तो ये हर जगह था, थोड़ा बहुत हर जगह। तो कुलीन वर्ग को लिया जाता। कुलीन वर्ग जो होते थे वो ऊंचे सामंती वर्ग, ऊंची कास्ट के लोग होते थे। ठीक है, को नियुक्त किया जाता था जो स्वयं भी निरंकुश और स्वेच्छाचारी थे। यह नौकरशाह वंशानुगत रूप लिए हुए थे। इस प्रकार शासन में अयोग्यता और भ्रष्टाचारी नौकरशाही का बोलबाला था। इसने जनता को और भी क्रोधित किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किसानों की दयनीय दशा। दयनीय का मतलब होता है बहुत खराब, बर्बर, बहुत ही ज्यादा खराब व्यवस्था किनकी, किसानों की। रूस एक कृषि प्रधान देश था, तो किसानों की बेकार स्थिति का मतलब है कि आधी से ज्यादा जो पॉपुलेशन थी उसकी वो सुखी नहीं थी, दुख में थी। ठीक है, जानते हैं इस पॉइंट के अंदर क्या क्या है। 18वीं सदी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, जिस कारण वह कृषि उत्पादन में वृद्धि, नए उद्योग में काम करने के लिए यातायात के साधनों का प्रयोग हुआ। किंतु रूस एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद पिछड़ा रहा। यहाँ कृषकों की दशा अत्यंत दयनीय थी। 1861 में कृषक दास की मुक्ति की व्यवस्था की गई थी। इससे कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। अभी भी 68% भूमि जमींदारों के पास, 13% भूमि चर्च के अधिकार में थी। जमींदार किसानों से बेगार लेते थे, जिसे कोरवी कहा जाता था। इसने किसानों की स्थिति को और भी दयनीय बना दिया। किसान खेती के उन्नत तरीके अपनाने में असमर्थ थे, क्योंकि स्वयं के भ्रमण पोषण और जमींदारों का कर निकालते हुए उनके पास पूंजी का अभाव था। अतः पुरातन तरीके से की जाने वाली खेती में उनकी दशा और भी दयनीय हो गई। उन्होंने करों की कमी तथा विशेष अधिकारों की समाप्ति की मांग की। असंतोष कृषक वर्ग की दशा का लाभ उठाकर क्रांतिकारी समाजवादी दल ने उन्हें शासन के विरुद्ध खड़ा कर दिया। बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बस आपको दो तीन चीज अपने माइंड के अंदर रखनी है कि 1861 के अंदर जो कृषक दास व्यवस्था थी उसको मुक्त कर दिया गया, परंतु उससे भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। दूसरा, जमींदार जो किसानों से बेगार लेते थे उसको कोरवी कहा जाता था। अगर आप इन सब चीजों को अपने आंसर के अंदर डालते हैं ना बच्चा, तो आपका आंसर क्या होता है, उभर के आता है। टीचर को लगता है कि हाँ भाई बच्चे ने पढ़ाई की है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों को ना वो बोलते हैं ना कि छोटी छोटी जो चीज होती है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है आपकी हर चीज के ऊपर, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो आपको इन सब चीजों का यूज करना, और मैंने बाकी तो आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है बहुत ज्यादा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, श्रमिकों की हीन दशा। अब पहले हमने किसानों की दयनीय दशा पढ़ी, अब हम श्रमिकों की हीन दशा पढ़ेंगे। हीन दशा का मतलब भी वही होता है, दयनीय या फिर खराब या फिर बर्बर व्यवस्था। ठीक है, श्रमिक कौन होते हैं, हमारे मजदूर वर्ग जो होता है उनको श्रमिक बोलते हैं। तो आप मजदूर की बजाय श्रमिक लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, वर्ड बहुत भारी है और बहुत प्यारा लगता है जब हम लिखते हैं अपने आंसर के अंदर। ठीक है, जो लेबर्स होते हैं उनको बोलते हैं श्रमिक।
देखिए इस वाले पॉइंट का हमें क्या लिखना है। रूस में औद्योगिकरण की स्थिति बहुत देर से आई। ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त भुखमरी और बेरोजगारी से मुक्ति की तलाश में लोग शहरों की ओर उद्योग में काम करने पहुंचे। श्रमिकों की भीड़ में उनके परिश्रम का मूल्य कम कर दिया। देखिए बच्चा, इसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारे जब श्रमिक हैं, जब वो शहरों की ओर आए काम करने के लिए, तो उनके परिश्रम का जो मूल्य है वो कम कर दिया। इस वाले पॉइंट का मतलब ये है कि जब कोई भी चीज ज्यादा होती है, ज्यादा मात्रा में होती है, इकोनॉमिक्स और बच्चे समझ पाएंगे, कोई भी चीज जब ज्यादा होती है ना, तो उसका जो इम्पोर्टेंस होती है, उसका जो रेट होता है, प्राइस होता है, वो कम हो जाता है। तो देखिए मार्केट के अंदर अगर एक ही काम को करने के लिए 50 लोग हैं, ठीक है, तो उनका क्या होगा, कोई बंदा बोलेगा कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए काम करने के लिए, वहीं दूसरा बंदे को ज्यादा जरूरत है पैसों की, तो बोलेगा मैं 5,000 में काम करने के लिए तैयार हूँ। तीसरा बंदा बोलेगा मैं 2,000 में करने के लिए तैयार हूँ, और फिर थक हार के लास्ट बंदा बोलेगा कि मैं 1,000 रुपये में सारा काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फैक्ट्री वाला, जो मिल का मालिक होगा, वो तो 1,000 वाले बंदे को ही लेगा ना। तो इससे क्या होता है, परिश्रम की जो, यानी कि जो उनका काम होता है, उनकी जो मेहनत होती है, उनको बहुत ज्यादा कम पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये इस वजह से होता है। जब बेरोजगारी ज्यादा बढ़ जाती है तो लोग सस्ते में काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोग, बेरोजगारों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, इससे न्यूनतम मजदूरी के बदले अधिकतम काम लेने की प्रगति उद्योगपतियों में बढ़ गई। श्रमिकों के घंटे निश्चित नहीं थे। यहाँ पे इसका मतलब है कि मजदूरों से कितने भी घंटे अंधाधुंध काम कराया जाता था। मजदूरी भी निश्चित नहीं थी, यानी कि पैसा जो है, उनकी जो सैलरी है वो भी निश्चित नहीं थी, कंफर्म नहीं थी। श्रमिकों के आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी। यह मजदूर संघ स्थापित नहीं कर सकते थे। इनकी दशा अत्यंत दयनीय थी, यानी कि हद से ज्यादा खराब थी। 1898 में गठित सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने श्रमिकों में असंतोष को समाजवादी क्रांति में तब्दील कर दिया। ठीक है बच्चा, जो भी ये पार्टीज होती है ना, आपको इनका नाम बहुत अच्छे से याद करना है ताकि आप अपने एग्जाम के अंदर लिख सकें। और मैं तो ये बोलूंगी कि अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये छोटी मोटी चीज आपको याद होनी बहुत जरूरी है। आप अपने नोट्स के अंदर इन सभी चीजों को हाईलाइट करके रखिए, जितनी भी डेट्स है उनको हाईलाइट करके रखिए। अब जब भी आपके नोट्स खोले, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप बार बार पढ़ें, नहीं। आप जब अपने नोट्स को खोलें, उनको आंख भर के अच्छे से देखें। डेफिनेटली बता रही हूँ मैं आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक बार समझना है। और जो डेट्स हैं, अगर आप दिन के में 2 बार भी अपनी नोट्स को सिर्फ और सिर्फ खोल के देखते हैं कि हाँ हमने क्या क्या चीजें हाईलाइट की हुई हैं, क्या कौन कौन सी डेट हाईलाइट की हुई हैं, आपको सब बहुत अच्छे से क्लियरली याद हो जाएगा। ओके बच्चा, और ये मैंने खुद आजमाया हुआ है। मैं तो अगर आप इतनी छोटी सी, कोई वाली बात है ना कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर चीज के अंदर रट्टाफिकेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपका दिमाग, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा फ्रेश है, अभी आप बच्चे हैं, तो अगर आप अभी से ही थोड़ा फोकस करेंगे तो फ्यूचर में आपको बहुत इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके बच्चा, तो अभी ज़्यादा बात ना करते हुए पहले क्वेश्चन अपना कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक और आर्थिक असमानता। देखिए बच्चा, असमानता रूसी समाज 2 असमान वर्गों में बटा था। प्रथम, विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग, इसमें कुलीन, सामंत, जार के कृपा पात्र तथा बड़े पूंजीपति थे। दूसरा, अधिकार विहीन श्रमिक वर्ग था, जिसमें किसान, मजदूर वर्ग, शिक्षक आदि शामिल थे। प्रथम वर्ग निरंकुश और स्वेच्छाचारी था, अर्थात पावरफुल था, जो कुछ भी कर सकता था, तथा उत्पादन के सभी साधन उसके हाथों में थे। तथा अधिकार विहीन वर्ग, जो कि किसान, श्रमिक आदि शिक्षक लोग थे, उनको क्या बोला है, अधिकार विहीन, जिनके पास अधिकार नहीं थे। अधिकार विहीन उत्पादन के साधनों का समाजीकरण करने के पक्ष में था। समाजीकरण का मतलब वही होता है, सामने वाली दे जो सबको साथ लेके चलते हैं। ठीक है, इसी आर्थिक और सामाजिक विषमता के कारण उत्पन्न वर्ग संघर्ष की क्रांति का आधार बना। तो देखिए बच्चा, हर क्वेश्चन के आप हर पॉइंट के अंदर आपको ये चीज दिख रही है कि किस प्रकार लोगों के अंदर जो है वो असंतोष बढ़ता रहा, और एक क्रांति के लेवल बाय लेवल जो है स्टेयर्स पर चढ़ता रहा। हर एक कदम सीढ़ियां बढ़ती गई लोगों के गुस्से की। ठीक है, जिससे कि हमारी जो है 1917 की बोल्शेविक क्रांति की सब चीजें क्या बनी, कारण बनी। ठीक है बच्चा,
ये कारण है, इसके प्रभाव भी होते हैं, हर चीज के कारण और प्रभाव दोनों होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, समाजवादी विचारधारा का विकास। समाजवादी का मतलब बच्चा वही होता है साम्यवाद, जिसके अंदर सरकार लोगों को साथ लेकर चलती है। ओके, जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, हम मिक्स हैं, यानी कि हमारी मिश्रित व्यवस्था है। ठीक है, अमेरिका के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था है और रूस, चीन, यहाँ पर जो है साम्यवादी व्यवस्था है। ओके, देखिए क्या लिखना है इस वाले पॉइंट के अंदर, यूरोप में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाजवादी विचारधारा अस्तित्व में आई। समाजवादियों का उद्देश्य मजदूरों की कार्य एवं आवासीय दशा में सुधार करना था और रूस में भी समाजवादी विचारधारा का तीव्रता से विकास होने लगा। फलस्वरूप 1898 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी तथा 1902 में सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी की स्थापना हुई। सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी किसानों को संगठित कर क्रांति लाना चाहती थी। बच्चा देखना, याद रखना, ये कौन सी पार्टी किसानों को साथ में रखकर क्रांति लाना चाहती थी, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ठीक है बच्चा, जबकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी सर्वहारा वर्ग की क्रांति को आधार मानते थे। सर्वहारा का मतलब होता है जिन लोगों की जनसंख्या ज्यादा होती है ना, उनकी मांगों को जो है वो इम्पोर्टेंस देते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को मान रहे हैं तो हम उन्हीं की बात माने और उन्हीं से क्या करें, क्रांति लेकर आए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1903 में दो वर्गों में विभाजित हो गई, बोल्शेविक जो बहुमत में था तथा दूसरा मेंशेविक जो बहुमत में नहीं था, यानी कि वो अल्पमत में था। इन समाजवादी दलों ने किसानों और मजदूरों को संगठित कर उनके असंतोष को दूर करके क्रांति के लिए आधार तैयार किया। देखिए बच्चा, अब लोगों को क्या था, अब लोगों को अपना लीडर मिल गया था, उनकी एक पार्टी थी जिससे कि लोगों को प्रोत्साहित कर सके। ठीक है, जो कि अभी मैंने दो पार्टी का नाम बताया आपको, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसमें से जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1903 के दो भागों में विभाजित हो गई, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक जिसके अंदर ज्यादा लोग थे, मेंशेविक जिसके अंदर कम लोग थे। अब देखिए बच्चा, इसको इस वाले जो क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर यही पूछा था कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति के क्या कारण थे। तो बच्चा देखिए, कुछ भी पूछ सकता है वो, हमारा जो एग्जामिनर है जो क्वेश्चन बनाता है वो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको हर वर्ड को अपने माइंड के अंदर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जार की रूसीकरण की नीति। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा। रूस में रूसी, यहूदी, उज्बेक, पोल, तातर आदि विभिन्न जातियां रहती थी जिनकी अपनी सामाजिक व सांस्कृतिक परंपरा थी। जार इनको अपनी संस्कृति छोड़कर रूसी करने के लिए मजबूर कर रहा था। जार अलेक्जेंडर तृतीय ने नारा भी दिया, एक चर्च और एक रूस। इससे गैर रूसी जातियां जारशाही की कट्टर विरोधी बन गई। अब देखिए, इसने यही गलती करी। बच्चा, आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप थर्ड ईयर में आ गए हैं, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा कि अगर कभी भी दुनिया के अंदर कहीं पर भी, पूरे विश्व के अंदर कहीं पर भी धर्म के ऊपर बात आती है तो लोग इस चीज को सहन नहीं करते, चाहे वो इंडिया हो। आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर 1857 का जो रिवॉल्ट था वो भी इसी रीजन की वजह से था। बहुत सारी चीजें थी ऐसी, आप लोगों को पता है, कारतूस के अंदर चर्बी और हड्डियां डाली गई थी, आटे के अंदर बहुत सारी और भी चीजें की गई थी, उसके बहुत सारे तत्कालीन कारण है। ऐसे ही रूस के अंदर भी लोगों को जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराने की जो है कोशिश की गई, जिससे क्या हुआ, जनता जो है वो असंतोष हो गई और क्रांति के पड़ाव पर चल पड़ी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रगतिशील चेतना का विकास। उपन्यासों और नाटकों के माध्यम से रूस की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक संरचना पर तीखी टिप्पणी होने लगी। इससे रूस में एक नई चेतना का विकास हुआ। इस समय टॉलस्टॉय, गोर्की आदि उच्च कोटि के उपन्यास, कहानी व नाट्य लिखने की बौद्धिक चेतना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है, इन सब के प्रभाव में एक सशक्त बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ। ठीक है बच्चा, अब आप देखिए कि
किसी भी काल के अंदर हमारे जो कहानीकार है, उपन्यासकार है, जो नाटककार है, वो क्या होते हैं, अपनी समय की चीजों को बहुत अच्छे से जो है आकार देकर लिखते हैं और लोग उनको बहुत दिलचस्पी से क्या है पढ़ते हैं। तो उन लोगों ने भी क्या किया होगा कि जो जार की जो बेवकूफी थी उसके बारे में लिखा होगा और लोगों को जागरूक किया होगा। तो इससे भी क्या होता है कि लोगों के मन में जितनी भी द्वेष, घृणा, कलह, ये सब चीजें जो थी वो बहुत ज्यादा उभरने लगी। और जो बुद्धिजीवी वर्ग था उस टाइम का, जो इंटेलिजेंट लोग थे, जो बहुत ज्यादा सोचते थे, विचार करते थे हर चीजों के ऊपर, ठीक है, उन्होंने भी एक रास्ता देखा कि किस प्रकार जो है जार अन्याय कर रहा है, ठीक है, और लोगों को जागरूक किया इसके बारे में। हर एक चीज बच्चा, हर एक चीज, एक एक छोटी छोटी स्मॉल थिंग जो है लोगों को इम्पैक्ट करती है, लोगों के ऊपर प्रभाव डालती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। रूस जापान युद्ध। 1904-1905 में चीन के एक स्थान मंचूरिया पर रूस का आधिपत्य हुआ करता था। अब जापान मंचूरिया क्षेत्र पर अधिकार करने लगता है तथा इससे रूस को बहुत बड़ी चुनौती मिलती है, क्योंकि जापान एक बहुत ही छोटा देश है तथा रूस संपन्न विश्व का सबसे बड़ा देश है। आगे चलकर 1904-05 में मंचूरिया को लेकर रूस तथा जापान में युद्ध छिड़ जाता है तथा रूस जैसे विशाल देश जापान से हार जाता है। जब यह हार जाता है तो रूस की जनता को यह लगता है कि जब रूस जापान जैसे छोटे से देश से हार सकता है तो आगे चलकर हमारे देश किसी भी देश का उपनिवेश बन सकता है या फिर हार सकता है उसे, ठीक है। अर्थात रूसी जनता के सामने रूसी शासक की खोखली ताकत सामने आ गई। देखिए बच्चे कितनी इंपॉर्टेंट बात थी। अब लोगों को तो ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि जापान बहुत छोटा है। आप मैप में देखेंगे रूस पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है और जापान जैसे इतने छोटे से एक लैंड से, एक मतलब आइलैंड से, इतने छोटे से कंट्री से वो हार गया। बहुत शर्मनाक बात है। उन लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, ठीक है। बढ़ते आगे। 1905 की क्रांति। 9 जनवरी 1905 शनिवार के दिन सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर मजदूरों का शांतिपूर्वक जुलूस जार के राजमहल की ओर प्रस्थान कर रहा था। तभी शाही सेना ने मजदूरों पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें हजारों मजदूर है वो मारे गए। यह दिन इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। आपने पढ़ा भी होगा क्लास 9th में खूनी रविवार के बारे में, यानी कि ब्लडी संडे के बारे में, ठीक है। इस घटना से देश भर में जार शाही के विरुद्ध असंतोष की लहर फैल गई। परिणाम, जार निकोलस को मजबूर होकर उनकी मांगे माननी पड़ी, किनकी, लोगों की, तथा प्रशासकीय सुधारों की घोषणा करनी पड़ी। इससे पहली बार संसद की स्थापना हुई, जिससे ड्यूमा कहा जाता है। 1905 की क्रांति को एक वास्तविक क्रांति नहीं कहा जा सकता, इसे सफलता का एक पड़ाव कहा जा सकता है, ठीक है बच्चा। बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तत्कालीन कारण, हम इश्यूज एंड वर्ल्ड हिस्ट्री कर रहे हैं और अगर हम इंडिया का हिस्ट्री पढ़ते हुए भी अगर हम मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो बच्चा उसके अंदर भी हम तत्कालीन कारण लिखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो तत्कालीन कारण लिखने से क्या होता है ना, आपकी नॉलेज गेन होती है, आपको पता होता है कि हाँ भाई उस समय ये चीज हुई थी, इस वजह से कोई भी क्रांति हो रही है या फिर कोई भी युद्ध हो रहा है। और दूसरी बात है कि आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छा आकार मिलता है, ठीक है। तो अभी बातें ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी जार की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा ने उसको 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में धकेल दिया। उसने मित्र राष्ट्रों की ओर से भागीदारी निभाई। युद्ध में जर्मनी ने रूस प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। रूस में किसानों को जबरन सेना में भर्ती किया गया। उचित प्रशिक्षण, अर्थशास्त्र का अभाव तथा लोहे और कोयले की कमी के कारण कारखाने बंद होने लगे तथा परिणाम स्वरूप आर्थिक रूप से जर्जर रूस पतन की ओर पहुंच गया। रूसी सेनाओं के निरंतर पर राज्य के सैनिकों तथा जनता भी
इसे राष्ट्रीय अपमान के रूप में देखने लगी। जार शाही और उसका बदला बिखरने की कगार पर आ गया। सभी को अपने कष्टों का कारण शासन की योग्यता में नजर आ रहा था, यानी कि शासक जो है वो अयोग्य था। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में रूस में क्रांति की प्रक्रिया को तेज कर दिया। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसने भी क्या किया, रूस के अंदर जो क्रांति थी ना उसकी प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो गई थी, प्रथम विश्व युद्ध से। ठीक है, तो ये जितने भी कारण है ना बच्चा, ये सभी रूस की क्रांति के जो है वो आधार हैं। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, सभी रूसी क्रांति के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन को कर लीजिए आप। बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आप एमए के स्टूडेंट हैं और अगर आप कोई हायर एजुकेशन ले रहे हैं या फिर किसी बड़े लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसे कि यूपीएससी वगैरह, तो आपको क्या है ना, आपको बुक भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इतने से आपका काम नहीं चलेगा। ये बीए के लेवल के और एमए के लेवल के लिए काफ़ी है, बट अगर आप बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। डेट्स आपके फिंगर पे होनी चाहिए, आपको तुरंत याद होनी चाहिए हर एक चीज़। ठीक है बच्चा, तो अभी हम निष्कर्ष करते हैं इसका। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 1917 की रूसी क्रांति ने 20वीं शताब्दी के विश्व इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। रूसी क्रांति ने न केवल रूस और यूरोप को बल्कि पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव डाला। इस क्रांति में न केवल निरंकुश एकतंत्री स्वेच्छाचारी जारशाही शासन का अंत किया, बल्कि कुलीन जमींदारों, सावंती पूंजीपतियों आदि की आर्थिक और सामाजिक सत्ता को समाप्त करते हुए विश्व में पहली बार मजदूरों और किसानों की सत्ता स्थापित की। मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद को मूर्त रूप रूसी क्रांति ने ही दिया। देखिए बच्चा, जो मार्क्सवादी विचारधारा है ना, वो कहती है कि पूरे दुनिया के अंदर जो है वो किसान और मजदूर सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, और उन्हीं मतलब जो भी चीज की जाती है सरकार के द्वारा सबसे पहले किसानों और मजदूरों के लिए करनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों के सिवा लोगों को कुछ नहीं हो सकता। बिना किसानों के तो लोग भूखे मर जाएंगे। ठीक है, तो मार्क्सवादी विचारधारा जो है वो गरीबों की हितों की रक्षा करती है। ठीक है बच्चा, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ डिटेल में जानना है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर, जीमेल आईडी पर। ओके बच्चा, थैंक यू सो मच।